हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हमारा जो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखिए एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। अब एनामलस एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है तो उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको ही एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। अगर एनामलस में और अदर डेफिनेशन में बात करें, एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट एक मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है जो कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्राप्त होती है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्राप्त होती है, उसको एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। और एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट को का जो यूज किया जाता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाता है। अब हम थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट की। द एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट एक मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है विच प्रोड्यूस बाय डी ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन क्रिस्टल फील्ड। ये डी ऑर्बिटल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं जब क्रिस्टल फील्ड में स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। क्योंकि कि जब किसी भी क्रिस्टल फील्ड में स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, मूव करते हैं, तभी तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्राप्त होगा। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज जब एक दोनों दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट कब होता है? जब सेम डायरेक्शन में होते हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तब मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस, और आप अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं जिससे मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है। अब एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम ये सारी थ्योरी में आपको पढ़ा दूंगा थोड़ा, क्योंकि थ्योरी पढ़ना फिर इजी हो जाएगा अगर हमारा एग्जांपल पहले समझ में आ जाएगा कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालते कैसे हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसका यूज होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2 का होल स्क्वायर, जस्ट होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट में n+2 है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स निकलेट, टेट्रा का निकलेट। अब निकल में प्लस इधर +2 चार्ज है। अगर हम कंसाइडर द एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर हम निकल की बात करें, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 28 होता है, तो उससे +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर ली उसमें से निकाल लिए जाते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है उसके इलेक्ट्रॉन 26 बचते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 26 होता है। ये प्लस चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अगर माइनस चार्ज होता है तो इन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, मतलब 28 अगर माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन 28 या 29 हो जाते, 30 हो जाते। ओके, अब +2 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 से 26 हो जाएगा। अगर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सबसे पहले, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1:2 2:2 2:6 3:6 3:8। टोटल अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़िए तो 26 आएगा। अब 3d8 होगा जिसमें डी ऑर्बिटल होगा जिससे मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे 3d ऑर्बिटल बना लीजिए। अब 3d ऑर्बिटल आप पहले ब्लैंक बनाए, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराइए। पहले सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पेयरिंग होना स्टार्ट होगी, तो 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। अब जहाँ पेड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। अब एनामलस मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है म्यू इक्वल टू n अंडर रूट n+2 का होल बोर मैग्नेटॉन, उसके द्वारा जहाँ पे n नंबर ऑफ नीचे लिखा हुआ है देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2 होल बोर मैग्नेटॉन b.m बोर मैग्नेटॉन। अब जहाँ ये n जो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ म्यूस भी आता है जहाँ टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ नंबर ऑफ अनपेड वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 थे ना हमारे पास 3d8 में, निकलिए गया इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 थे 2।
अभी इस 2 की वैल्यू को इस n में पुट कर दीजिए, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 2 प्लस 2, या गया म्यू इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 2 प्लस 2 बोर मैग्नीट्यूड। अब जब 2 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 4। अब जब 2 की गुणा आप 4 से करेंगे तो 4 आएगा, सॉरी 4 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 8। अब 8 को ओपन करना होता है, जब 8 को ओपन किया जाता है, जब इसकी कैलकुलेट किया जाता है, जो बोर एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू प्राप्त होती है, म्यू इज इक्वल टू 2.82 बोर मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं अंडर रूट 8 को आपको ओपन करके दिखाऊँ तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि एक बार 2 4 से डिवाइड होगा, सॉरी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, उसके बाद 4 वैल्यू आएगी, तो जहाँ ऊपर 2 की वैल्यू आ जाएगी, जो 8 को डिवाइड किया जाएगा 2 इंटू 2 प्लस से डिवाइड कर दिया जाएगा, जब उसको तो 4 तो नहीं 8 ऊपर नीचे 4 बजेगा, ऊपर 2 आएगा, 2.8 इस तरीके से आ जाएगा। आप बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप इसको छोड़ दीजिए। नीचे मैं एक कैलकुलेशन दिखा दूंगा आपको। स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डायग्राम, अगर हम D8 की स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें, 3D8 है, अब 3F 3P होता है, इसमें 3F होता है, 3F के लिए SPDF पढ़ा था ना आपने, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। 3F के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी है T1G, T2G, A2G, 3 सेट में स्प्लिट होती है। T1G होता है, T2G होता है, A2G में उसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। अब D8 के लिए ये तीन और जो डी ऑर्बिटल है 3 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। या आप टेट्राहेड्रल गैस की अगर हम बात करें, T2G की एनर्जी हायर होती है, G की एनर्जी लोअर होती है। वो इसकी डेफिनेशन जो इसकी थ्योरी है वो पीछे लिखी हुई है, मैं बता दूंगा अभी हम जस्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। एग्जांपल फेरिक हेक्साएक्वा टू आयन, यहाँ पे हेक्साएक्वा, यहाँ पे आयरन तथा 6 वाटर प्लस 2, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिया गया है जिसको हेक्साएक्वाफेरिक कहते हैं, हेक्साएक्वाफेरिक प्लस 2 आयन। कैलकुलेट द एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट। अब आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम 26 होता है, तो उससे +2 चार्ज है, तो ऑब्वियसली 26 में से +2 को माइनस कर दिया जाएगा, तो 2 को माइनस किया जाएगा तो 24 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, पहले आप ऐसा कर लीजिए, नॉर्मल आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, फिर आप आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। जब आप आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D6 आएगा। अब 3D6 आने के बाद 1:2 3 3s2 3p6 3d8 2p6 तक 10 हो गया, 18 हो गया, 18 के बाद 6 प्लस करने पर 24 हो गया। अब एक डी ऑर्बिटल बनाया जाता है, डी ऑर्बिटल, इसलिए उसे डी ऑर्बिटल कहते हैं। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सब में, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी, जिसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम for anomalous magnetic moment, calculate the anomalous magnetic moment. Formula for calculated the anomalous magnetic moment, mu is equal to under root n plus 2। यहाँ एक फॉर्मूला लिखे, वो नीचे लिखा होगा, उसको एक बार n is equal to number of unpaired electron, जहाँ पे n is equal to 4 है। पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, हाँ ऊपर लिखा था फॉर्मूला हमने, जैसे इक्वेशन नंबर 1 दिया, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। n की जगह आपको 4 लिखना है, 4 अंडर रूट 4, फिर n 4 यहाँ पे लिखिए, +2 करिए, तो 4 + 2 होगा तो 6 होएगा, यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज रहेगा। जब 4 एज इट इज रहेगा तो जो वैल्यू लिखी जाएगी ये 4 + 2 6 4 इंटू अंडर रूट 6। अब जब अंडर रूट 6 है तो जब इसको आप 4 की गुणा आप 16 से करेंगे, 6 चौक 24 आएगा, 6 चौक 24 आएगा यहाँ पे, ना कि 10 आएगा। 10 यहाँ पे क्यों आया, यहाँ 10 क्यों आया, 10 आया है यहाँ पर,
अच्छा अच्छा अच्छा, 4+2, फिर उसके बाद प्लस करने के बाद ये बोर मैग्नेटन की जो D6 की जो वैल्यू है ये गलत है। एक मिनट रुको, D6 की वैल्यू बता देता हूँ। D6 के लिए अगर आयरन D6 है तो तब वैल्यू क्या होगी? 6 × 24। वेट वेट, एक मिनट वेट। अंडर रूट अगर हम इसकी बात करें तो 3+2 23, हमें लो वैल्यू प्राप्त, यहाँ पे 26 लिख लीजिए आप। ये आएगा, ये अंडर रूट 20। अब इसको ओपन करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है अंडर रूट 4.89 आएगा। 4.89 कैलकुलेट करने पे जो यहाँ पे जो आंसर होगा, एक मिनट, 4.89 बोर मैग्नेटो, ये इसकी ये 3.1 बोर मैग्नेटो गलत है। आप जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, जो एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होगी 4.89 होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 26 आएगा, क्योंकि जब आप 4 की गुणा 6 से करोगे 6 चौक 24 आएगा। बस जो 24 होगा अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट को जब ओपन करोगे 4.89 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब 24 को अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी बहुत लंबी कैलकुलेशन है। 6 चौक 24, 4 से गुणा की जाती है, फिर 4 चौक 16, 16+2 बहुत लंबी कैलकुलेशन के बाद जब जाकर इसका आंसर 4.89 आता है। उसके बाद डायरेक्ट अब उसको टाइम वेस्ट हो जाएगा। चाहो तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हम उसके बाद डायरेक्ट थ्योरी पे आ जाते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल हमारे लिए हो गया। एक तो निकल का हो गया, निकल का ऑक्टाहेड्रल भी आप कर सकते हो। +2 की +3 चार्ज भी हो सकता है। प्लस ऐसे ही आयरन होता है, कापर होता है। इसका एग्जाम्पल कापर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें हम, कापर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 29 होता है। उसके बेस पे जो एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट पे आ जाते हैं, थ्योरी पे डायरेक्ट थ्योरी पे आते हैं। इट्स गिव ए मैग्नीट्यूड फॉर सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के लिए एक मैग्नीट्यूड देता है। प्रॉपर्टीज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिप्लेस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड टू नॉन मैग्नेटिक फील्ड, then electron will be transferred from low magnetic field to higher magnetic field because this is attracted by magnet। अब ये कह रहा है जो प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रिप्लेस किया जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण ही तो स्पिन करते हैं, तो उसको नॉन मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर किया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में प्रेजेंट होते हैं, वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं। मतलब जहां मैग्नेटिक मूवमेंट लो होता है, लो मैग्नेटिक मूवमेंट से हाई मैग्नेटिक मूवमेंट में चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन दे रहा है। वो ऐसा क्यों होता है कि वो लो से मैग्नेटिक मूवमेंट से हाई मैग्नेटिक मूवमेंट में क्यों जा रहे हैं? उसने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं, मैग्नेट की साइड ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए वो मैग्नेटिक हाई मैग्नेटिक फील्ड में चले जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटेड द एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू n+2 ओनली। पहले पढ़ चुके हैं, वेयर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है। फैक्टर इफेक्ट इन द एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट, अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर इफेक्टिंग फॉर एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट, there are many factors for anomalous magnetic movement। या anomalous magnetic movement dependent होता है many factor। तो यह है जो anomalous magnetic factor होते हैं, anomalous magnetic movement होता है many factor पर डिपेंड होता है। ये इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर होते हैं। आप सिर्फ ये लिख लीजिए, anomalous magnetic movement मैनी फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें कुछ फैक्टर दिए गए। नंबर 1 सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जब सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होता है
जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, या सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, जब सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन होता है। इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्पिन स्टेट, अब इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्पिन स्टेट, जो टू स्पिन स्टेट होती है डिफरेंट होती है, उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है तभी एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट होती है, स्टेट प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट दिया गया, वाटर दिया गया, यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक दिया गया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक में जैसे ही है सॉल्वेंट की सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन होगा तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे डिस्टॉर्टेड कहा जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम टू स्पिन स्टेट इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए टू स्पिन स्टेट क्या कह रहा है वो, तो वो कह रहा है ना कि इक्विलिब्रियम बिटवीन टू स्पिन स्टेट, दो स्टेट के बीच में, टू स्पिन स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम परसेंट होना चाहिए। इक्विलिब्रियम तो ये जो 5d ऑर्बिटल होता है वो अकॉर्डिंग टू सीएफटी थ्योरी टू सेट में स्प्लिट हो जाता है। एक T2G सेट होता है और एक EG सेट होता है। EG की सेट की एनर्जी हाई होती है, T2G की एनर्जी लोअर होती है। और T2G के हम डी ऑर्बिटल की बात करें, dxy dy z dxz होता है। EG सेट के ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है। वो यही दे रहा है कि इक्विलिब्रियम सेट क्या होता है। इक्विलिब्रियम टू स्पिन स्टेट in the octahedral complex 5d generate d orbital split into two set, one set called T2G set and other set called EG set. अब T2G set क्या होता है? EG set having higher energy, octahedral के केस में EG के पास हाई एनर्जी होती है, T2G के पास लोअर एनर्जी होती है। T2G having lower energy, T2G set orbital dxy dy dxz, T2 EG सेट ऑर्बिटल, जो EG सेट के ऑर्बिटल होते हैं उसमें टू ऑर्बिटल होते हैं, टू जनरेट हुए हुए ट्रिपल जनरेटेड होते हैं। अब EG सेट के जो डी ऑर्बिटल होते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर होता है। व्हेन वीक लिगेंड द स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई, अब वो कह रहा है जब वीक लिगेंड होता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होती है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी लो होती है। आपको पढ़ा हुआ सीएफटी में, बीएससी में और एमएससी में भी है, सीएफटी में फर्स्ट सेमेस्टर में और बीएससी में भी है लास्ट में आप देखना कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिट या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो बहुत लो होगी। अगर वीक लिगेंड होगा किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होगी। तो यही पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन डायग्राम जो बनाओगे आप स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स में, जो स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स का सीएफटी में स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स में जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं उसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। एक साइड में टेट्राहेड्रल का डायग्राम बनता है, एक साइड में ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम बनता है। तो आपको ऑक्टाहेड्रल वाला डायग्राम बनाना है जिसमें dxy जो y होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जो z जिसमें जिस डी ऑर्बिटल में भी z होता है उसकी एनर्जी लो हो जाती है क्योंकि वह सेंट्रल मेटल आयन से दूर मूव करने लगते हैं। वाला डायग्राम आपको बनाना है। अगर आप कहोगे तो मैं डायग्राम बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बना सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आपको जो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लिखना है ना, नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है और लेंथ के अकॉर्डिंग कि आपके पास कितना टाइम है। अगर डायग्राम का टाइम मिलेगा आप थोड़ा छोड़ के बाद में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। मैं आपको बता दूँ एक्सप्लेनेशन एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सप्लेन बाय सम एग्जांपल। वो कह रहा है कि एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट को कुछ एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। निकिल आयरन कोबाल्ट, निकिल का और आयरन का हमने पढ़ चुके हैं। कोबाल्ट का अगर चाहे तो 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्लस 2 चार्ज होने के बाद जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 25 आएगा। उसके बेस पे उसका 5d ऑर्बिटल बनाना होगा, फिर फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो बोर मैग्नेट बनाएगा आपका, जो एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी उसको एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट जो मोस्टली होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड बाय टू डिफरेंट ज्योमेट्री विद द सेम यूनिट से। अब ये जो एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट है वो टू डिफरेंट ज्योमेट्री के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन टू डिफरेंट ज्योमेट्री होती है लेकिन एक ही यूनिट सेल होती है। एक ही यूनिट सेल होती है, दो डिफरेंट ज्योमेट्री के द्वारा भी एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइज किया जा सकता है। अब वो डिफरेंट ज्योमेट्री का मतलब है
किसी भी कॉम्प्लेक्स का टेट्राहेड्रल भी होना और उसका स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स भी होना। स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स से भी एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। अब वहीं ये दरा एज ए फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स निकिल कैन बी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो ये कह रहा है जो फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, निकिल का फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ये होता है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर भी होता है। वहाँ से सेम एग्जांपल में दे दिया उसने। एग्जांपल तो मैं शुरू में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक निकिल का एग्जांपल हो गया, एक आयरन का एग्जांपल हो चुका है। ये रहा दूसरा आयरन कि एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बस ये याद रखना, जो आयरन के लिए जो एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट है D6 के लिए 4.89 आता है। उसके बाद D5 के लिए अलग, D7 के लिए अलग, D8 के अलग, D9 के लिए। आप चाहो तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको वही है क्वेश्चन की लेंथ देखनी है, आंसर की लेंथ देखनी है और क्वेश्चन के नंबर देखने कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें तब लिखनी है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट में क्रॉस स्पिन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।